Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 8. आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। यानी आज के लेक्चर में हम चैप्टर को एक तरह से रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मालूम है आपके पेपर में एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और पेपर का जो मेजर एरिया होता है या पोर्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट तादाद में शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये याद रखिएगा, अक्सर हमारे जहनों में ये बात होती है, ये डाल दी जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 लाइंस या 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये एक मिसकंसेप्शन है। कुछ डेफिनेशंस या शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 3 से 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनमें खत्म होंगे। कुछ बिल्कुल मुख्तसर से होते हैं जो 1 या 2 पॉइंट्स में भी मुकम्मल हो सकते हैं। तो इसमें आपने लेंथ पे नहीं जाना बल्कि आपने क्वेश्चन के अंदर पूछी गई बात का जवाब दुरुस्त तरीके से देना है। वो 2 लाइनों में भी हो सकता है, 4 लाइनों में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो बेसिकली इस चीज को ज़हन से निकाल के हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने उसमें 2 लाइनें या 2 पॉइंट ही लिखने हैं। कंप्यूटर का सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें असल चीज होती है कॉन्सेप्ट, लेंथ नहीं होती। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को मुख्तसर अल्फाज में भी बयान कर देते हैं तो नंबर आपको अवार्ड कर दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख दें तो एग्जामिनर को वो बात समझ आ जाती है। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस के वो कीवर्ड्स डिस्कस करने हैं जो एग्जामिनर चेक करता है पेपर को चेक करते वक्त। तो आइए इसका आगाज करते हैं। इन कीवर्ड्स को ही अगर आप सेंटेंसेस में बयान कर दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो चंद बातें हैं जो इसमें आप बताएंगे। पहली बात, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। और इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यहां तक बात लिख देते हैं तो डेफिनेशन तो मुकम्मल हो जाती है। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। लेकिन अगर आप 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स भी दे देते हैं तो एग्जामिनर के लिए आपका नंबर काटना मुश्किल हो जाएगा। साथ इसके आप ऐड कर देते हैं 1-2 एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल C++ एक्सेट्रा। अब आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। तो बाद सवाल ऐसे होंगे जिसमें एब्रीविएशन आएगा, वो आपको लिखना होगा। कोशिश करें हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जिसके साथ कोई एग्जांपल बनती है क्वेश्चन के साथ एग्जांपल जरूर पुट अप करें। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। पहले जरा लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस कर लें। द लैंग्वेजेस that are very close to the computer, they are known as low level languages। तो पहला पॉइंट क्लोज टू कंप्यूटर का आ गया। सेकंड वन, चूंकि ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर के क्लोज होती हैं तो यूजर के लिए दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम कह सकते हैं इनका सिंटेक्स डिफिकल्ट होता है। और दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र आपने लाजमी करना है कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि machine dependent languages are those languages in which the program cannot be transferred on other type of computer system. It is only executed on a type of computer on which it is written or developed. तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो मेन आपने लाजमी तौर पर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं। एक मशीन डिपेंडेंट वाला और एक डिफिकल्ट फॉर यूजर एंड क्लोज टू कंप्यूटर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स तो बेशुमार हैं, आप जितने मर्जी लिख लें ये कम नहीं होंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मेन पॉइंट, दे आर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस। इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? यूजर फ्रेंडली मींस
they are easy for a programmer to write a program in high level languages because it uses English like words in programming statements. इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रोग्राम को मॉडिफाई करना या डीबग करना आसान होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन लाइक लैंग्वेज. इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेजेस तो होती थी मशीन डिपेंडेंट. यहां आप दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र लाजमी करेंगे, दे आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस. अब ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं कंप्लीट. अगर आप इसको मजीद परफेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक आध एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज की लिख सकते हैं और एक आध एग्जांपल लो लेवल लैंग्वेज की लिख सकते हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आप बता सकते हैं इसमें दो टाइप्स, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की आएगी. और हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स में आप सी, सी प्लस प्लस या जावा लिख सकते हैं. तो ये इब्तदाई शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए फर्दर मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज. अब पहले तो आप मशीन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देंगे. इट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. its instructions consist of zeros and ones. That is why it is difficult to learn and understand. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं नेटिव एंड बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और साथ लो लेवल लैंग्वेज की चूंकि ये टाइप है इसलिए आप मशीन डिपेंडेंट का पॉइंट यहां पर जरूर लिखेंगे. तो समराइज अगर आप करें तो एक आप इसका जिक्र करेंगे, इट इज डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. और अगली बात आप लिखेंगे, एज इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज देयरफॉर इट इज मशीन डिपेंडेंट. और अगर आप इसको मजीद परफेक्ट करना चाहें तो आप मशीन डिपेंडेंट बता सकते हैं, अ लैंग्वेज दैट रन्स ऑन ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन आपसे मांगी गई है. अब आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज 2GL यानी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स. निमोनिक्स एक्सप्लेन करें कि दे आर इंग्लिश वर्ड्स और सिंबल्स दैट रिप्लेसेस जीरोस एंड वंस फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. फिर आप बता सकते हैं, एज symbols are used in this language therefore it is also known as symbolic language. और चूंकि इसमें symbols यूज होते हैं इसलिए ये लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है. फर्स्ट इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एन असेंबलर. तो ट्रांसलेटर असेंबलर का जिक्र भी आप इसमें करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय पोर्टेबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, पोर्टेबल चीज कौन सी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं. तो पोर्टेबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज से मुराद ये है एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम टू रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन आर्किटेक्चर्स इज नोन एज पोर्टेबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज. यानी किसी लैंग्वेज या प्रोग्राम की वो सलाहियत जिससे वो मल्टीपल टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है, इस सलाहियत को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं. अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस दे आर हाईली पोर्टेबल बिकॉज अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. तो पोर्टेबिलिटी में आप ट्रांसफर की सलाहियत को बयान करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. बहुत से सवाल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपसे डिफरेंशिएट करना मांगा गया होता है. जैसे ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. ऐसे सवालों को स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड ऊपर नीचे लिखें और सोर्स कोड की डेफिनेशन लिख दें, ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन लिख दें. एक तरीका तो ये है. एक तरीका यह है कि आप दरमियान में लगाते हैं लाइन, एक तरफ सोर्स कोड, एक तरफ ऑब्जेक्ट कोड. इस हेडिंग के अंदर आप पॉइंट्स बना के इस डिफरेंसेस को वाजे कर देते हैं.
अब फॉर एग्जांपल सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है? सोर्स कोड किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा. अ कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड एंड अ कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. दूसरा डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड cannot be understandable by computer or machine code it is directly understandable by computer. तो आप चाहे इस स्कीम को फॉलो कर लें, चाहे ऊपर नीचे हेडिंग्स लिख के उनको एक्सप्लेन कर दें. इसके बाद व्हाट इज अ लिंकर? लिंकर की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है. सबसे पहले तो आप ये बताएंगे इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जब आप सी इंस्टॉल करते हैं, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ये चंद सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो लैंग्वेज के साथ इंस्टॉल होते हैं. अब ये लिंकर करता क्या है, इसकी वर्किंग को आपने एक्सप्लेन करना है. 2 पॉइंट्स में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स. ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल से कंबाइन करता है एंड इट प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद .exe एक्सटेंशन. और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन कर सकती है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये 2-3 बातें हैं जो एग्जामिनर लाजमी तौर पे चेक करता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिक्र किया हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने का जिक्र किया हो, और वो कैसे क्रिएट होगी? ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल से मिक्स करके. नेक्स्ट पॉइंट आइए फर्दर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज लोडर? जस्ट लाइक अ लिंकर, लोडर इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो पहली बात हम बताएंगे इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगली बात इसका फंक्शन. आपको मालूम है जब लिंकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर देता है तो उसको मेमोरी में ट्रांसपोर्ट करना होता है. हम बताएंगे लोडर इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट लोड्स .exe फाइल इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि ये उसे मेमोरी में लोड करे और सिस्टम इस फाइल को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर दे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अब इस सवाल को भी हम एक और तरीके से करेंगे. जैसे हमने पहले देखा था डिफरेंशिएट करने वाला सवाल, आप एक तरफ कंपाइलर लिखेंगे, एक तरफ इंटरप्रेटर लिखेंगे और इनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे. पहला पॉइंट, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है, जबकि इंटरप्रेटर भी HLL को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. दूसरी चीज आप एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस ऑफ वर्किंग. डिफरेंस ऑफ वर्किंग क्या है? ये करता है होल प्रोग्राम, जबकि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. इसके बाद आप बताएंगे कि चूंकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इसलिए फास्ट, जबकि इंटरप्रेटर चूंकि लाइन बाय लाइन चलता है तो ये क्या है? स्लो होगा. तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख के इनका डिफरेंस वाजे कर सकते हैं. अगर आप इसको मजीद परफेक्ट करना चाहें तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कंपाइलर कहां यूज होता है और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इंटरप्रेटर कहां यूज होता है. आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर कंपाइलर है और बेसिक लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है वो इंटरप्रेटर है. इसके बाद स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एरर्स. ये आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं. जब भी टाइप्स ऑफ एरर वाला सवाल आए तो पहली चीज तो आपने रीजन दे दी कि एरर क्यों आता है, किस वजह से आता है, और दूसरी चीज आपने एक एग्जाम्पल लाजमी तौर पे जरूर लिखनी है. अब जैसे जब सिंटेक्स एरर का क्वेश्चन आपको आएगा, आप बताएंगे इट अकर्स ड्यू टू वायलेशन ऑफ ग्रामर रूल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कि ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करने से आता है. इसको डिटेक्ट करना इजी है क्योंकि इसको डिटेक्ट कौन करता है? कंपाइलर डिटेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, और ये हमें एरर की लोकेशन और टाइप दोनों एक्सप्लेन करता है.
हम इसमें लिखेंगे इट अकर्स ड्यू टू वायलेशन ऑफ ग्रामर रूल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. It is easy to detect because it is detected by compiler that specifies the location and type of error. Example क्या देंगे, कोई कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक सिंटैक्स एरर में आती है. फिर रन टाइम एरर, दे अकर ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशन गिवन बाय अ प्रोग्राम टू अ कंप्यूटर. और इस केस में इट इज डिटेक्टेड बाय अ कंप्यूटर एंड द एरर मैसेज इज रिपोर्टेड बाय कंप्यूटर. और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, किसी नंबर को 0 पर डिवाइड किया जाए तो ये रन टाइम एरर की एग्जांपल है. और थर्ड टाइप ऑफ एरर है, अगर लॉजिकल एरर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेंट बाय लॉजिकल एरर, तो आप कहेंगे दिस टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक और फॉल्टी एल्गोरिथम. इन दोनों में से एक वर्ड का जिक्र आपने जरूर करना है, या रॉन्ग लॉजिक बता दें या फॉल्टी एल्गोरिथम बता दें. फिर आप बताएंगे इसकी निशानी क्या है, a program cannot be stopped due to logical error. It shows wrong output and it is difficult to detect because you have to detect it manually. और इसकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, wrong mathematical formula, या data input is incorrect, या आप कह सकते हैं sequence of instruction is incorrect. तो ये चंद एक क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करने के लिए आइए फर्दर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. इसमें स्टूडेंट्स दो बातें आपने लाजमी तौर पे डिस्कस करनी है कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंपाइलर, कब, बिफोर बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विद हैश सिंबल. इसके बाद आप इसकी दो टाइप्स के नाम लिखेंगे. Hash include and hash define are two types of preprocessor directives. तो डेफिनेशन हो गई, साथ इसकी टाइप्स हो गई, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. अब हैश इंक्लूड के ऊपर एक क्वेश्चन है और एक हैश डिफाइन के ऊपर सवाल है. दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है. हैश इंक्लूड आपके प्रोग्राम को लाइब्रेरी के ऊपर एक्सेस देता है. तो पहली बात तो हम ये लाजमी लिखेंगे, इट गिव प्रोग्राम एक्सेस टू लाइब्रेरी पे एक्सेस देगा. और दूसरा इसका जो मेन पर्पस है कि इट इज यूज्ड टू ऐड हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम. तो एक तो ऐड करता है हेडर फाइल्स, दूसरा लाइब्रेरी के ऊपर एक्सेस देता है. अब अगर आप इस सवाल को मजीद परफेक्ट करना चाहें तो आप एक बार हैश इंक्लूड से एक हेडर फाइल ऐड करवा के दिखा दें. फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h और ग्रेटर देन. अब आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा. फिर हैश डिफाइन है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो. क्या करता है, एक कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन करने के लिए होगा. एंड मैक्रो नेम और वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जो वैल्यू आप रख देंगे वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती. फिर आप इसकी जनरल फॉर्म बताएंगे, जैसे हैश डिफाइन, फिर मैक्रो नेम, और उसके बाद क्या देंगे, वैल्यू देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन चीजें हैं. स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, या एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं, वो नहीं लगाना. मैक्रो नेम और वैल्यू के दरमियान इक्वल टू का साइन दे देते हैं, ये नहीं देना. सिंपली आपने तीन चीजें लिखनी है और दरमियान में स्पेस देनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाई की वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन, मैक्रो का नेम क्या रख रहे हैं आप, पाई, और वैल्यू क्या रख रहे हैं, 3.14. अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में 3.14 पाई से रिप्लेस हो जाएगी. तो मकसद इसको समझाना नहीं था, मकसद ये है कि आपने सवाल का जवाब क्या लिखना है. आप ये दो पॉइंट लिखेंगे, साथ सिंटेक्स और एक एग्जाम्पल देके अपने सवाल को मुकम्मल करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आइए फर्दर डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर हेडर फाइल्स. इसमें आपने दो तीन बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट. पहली बात आप बताएंगे दे आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल्स. इसमें होता क्या है ये बताना है कि दे कंटेन डेफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. ये जरूर लिखना है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशंस इनमें मौजूद होती है. फिर आप बताएंगे इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h, और इनको इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश इंक्लूड का डायरेक्टिव. और इनकी लोकेशन क्या होती है, दे आर प्रेजेंट इन इंक्लूड सब फोल्डर.
तो ये 3-4 बातें आप बताएंगे, आपका हेडर फाइल पे नोट तैयार हो जाएगा। फिर देखिएगा व्हाट इज मेन फंक्शन, इसको डिस्कस करें। इसमें स्टूडेंट्स 2 बातें जो मेन पॉइंट्स हैं कि इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सी प्रोग्राम, ये बताता है बिगिनिंग कहां से शुरू होगी, और इसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे बिगिनिंग का मतलब क्या है। कंपाइलर स्टार्ट रीडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन। फिर आप इसका सिंटेक्स लिखेंगे कि वॉइड स्पेस मेन ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, तो डेफिनेशन साथ इसका सिंटेक्स, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिएगा व्हाट इज मेंट बाय डिलिमिटर्स या बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, किसी भी तरह भी पूछा जा सकता है। आप कहेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का जिक्र जरूर करना है। फिर आप बताएंगे इट रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा यहां एंड होगा, और इट कंटेन सी स्टेटमेंट्स। इन्हीं बातों की आप वजाहत क्या करेंगे, एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे जिसमें बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड और इसके दरमियान सी स्टेटमेंट्स, इन तीनों को लेबल करके मेंशन कर देंगे और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आइए फर्दर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन .c एंड .cpp फाइल्स। इन 2 फाइल्स के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। स्टूडेंट्स, जब आप टर्बो सी के एडिटर में फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल की एक्सटेंशन आ रही होती है .cpp। .cpp का मतलब है इट इज अ फाइल दैट बिलोंग्स टू C++। आप इसे चेंज करके फाइल के नाम के साथ अपनी एक्सटेंशन रखते हैं, इट स्टैंड फॉर .c फाइल। तो पहला डिफरेंस तो क्या है, .cpp C++ की फाइल है, .c की फाइल है। अब C की फाइल सिर्फ फीचर्स रखेगी C के, इट कंटेन्स फीचर ऑफ C ओनली, जबकि C++ फाइल कंटेन फीचर्स ऑफ C एंड C++। इसमें दोनों के यूजफुल फीचर्स मौजूद होंगे। फिर देखिएगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप क्या करेंगे, दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ आपकी आ जाएगी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, दूसरी तरफ आ जाएगी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब इसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहली बात, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम डिवाइडेड है मल्टीपल मॉड्यूल्स, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स का जिक्र करेंगे। जबकि यहां पे अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, सिंगल मॉड्यूल, आपका प्रोग्राम सिंगल मॉड्यूल पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या दे सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम रीडेबिलिटी हाई है, जबकि यहां रीडेबिलिटी लो होगी। प्रोग्राम को रीड करना स्ट्रक्चर्ड में आसान, अनस्ट्रक्चर्ड में मुश्किल, और ये इजी टू मॉडिफाई या डीबग, और ये डिफिकल्ट टू मॉडिफाई या डीबग। स्टूडेंट्स, ये चंद शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, हमने आज उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इनको ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।